अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं दोस्तों आप सबके। आज हम इंशाल्लाह जो वर्किंग करने जा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये हमने जो वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली 28 अगस्त को जो सी व्यू पे संडे को, मतलब जो आप लोगों ने कराची का वेदर देखा होगा, नोट किया होगा कुछ दोस्तों ने हमारे, और इसका इस हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत भी हुई है कि मौसम बड़ा ही औसम हुआ था। तो मैं ये सी व्यू की ही एक मतलब पिक्चर को यहाँ पे बनाऊँगा, और मेरी कोशिश यही होगी कि हम उसको आपको करके दिखाएं कि किस तरह से वो पेंटिंग बनती है। तो ये हमने अब यहाँ पे कलरिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, थोड़ा कलरफुल था, ऑरेंजेस मतलब ऑरेंज सा शेड हो रहा था। अगर आप लोगों को याद हो संडे तो बड़ा ख़ूबसूरत मौसम हो रहा था, और तो उस चीज़ को हमने अपने माइंड के अंदर रखते हुए जो है वह कि कुछ हम अपनी वर्किंग यहाँ पे करेंगे। और ये मैंने टेपिंग की हुई है इसके अंदर थोड़ी सी। उसकी वजह यह है कि वो हमने एक क्लाउड दिखाना है हाफ, और हाफ हमने पानी लेना है। अच्छा, बिल्कुल डिटो तो मैं नहीं बनाऊंगा उसको, उसकी वजह भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसको ना बनाने की वजह यह है कि फिर जब अगर मैं उसको बिल्कुल डिटो बनाने बैठूंगा तो ये सेशन ही शायद 1 वीक तक करना पड़ जाएगा मुझे। तो मिलता जुलता ही उसको हम रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसको बनाने के लिए बैठूंगा तो फिर वो 1 वीक लग जाएगा, क्योंकि फिर वो आपको हर चीज़ का उसके अंदर जो है वो ख्याल करना पड़ेगा, उसकी एक एक बारीकी को जो है वो आपने बनाना पड़ेगा। तो जस्ट एक आइडिया के लिए हमने एक पिक्चर, रियल पिक्चर है वो सी व्यू की, वो हमने ली है, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि एक बैलेंस पेंटिंग हमारे सामने आ जाए सनसेट के हवाले से। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल एक रफ ब्रश मैंने अभी लिया हुआ है, और जैसा मैं हमेशा आप लोगों से कहता भी हूँ एक चीज़ कि हमेशा जब आप पहली बेस लगा रहे होते हैं तो आप कोशिश यही किया करें कि बिल्कुल एक जो है वो ऐसा ब्रश लें कि जिसको आप बहुत फ्री स्टाइल में चला सकें, ताकि आपको के जो बाकी ब्रशेस होते हैं थोड़े प्रोफेशनल, वो डैमेज ना हो। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं अपनी शीट्स को बिल्कुल फ्री रखता हूँ, मैं उसको कहीं पे टेपिंग करके नहीं रखा होता है मैंने। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। असल में मेरी कोशिश एक तो ये होती है कि ऑयल पेंट है, ठीक है, तो मैं अपनी उस पेंटिंग को कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 सेशन हो जाते हैं एक ही पेंटिंग पे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको एक ही सेशन के अंदर मुकम्मल कर सकूं, ताकि नेक्स्ट उसमें कुछ नया आइडिया हम अपलोड कर सकें। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको फ्री स्टाइल में रखता हूं। कुछ दोस्तों ने मुझसे ये चीज़ कही थी, जब उनसे मैसेजेस पे बात हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ ये कही कि आप इस तरीके से बिल्कुल फ्री स्टाइल में जो है वो रख देते हैं, और उसको कहीं पे टेपिंग करके प्रॉपरली वो उस तरीके से आप किया करें। तो मैंने उनको इस चीज़ बताई थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि अक्सर बेशतर जो है वो सवालात उठते रहते हैं। अच्छा, अभी हमने ऑरेंज कलर ले लिया है, और ये अब हम ऑरेंज कलर को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये आपके सामने ही है कि हम इसको रफ ब्रश से ही अप्लाई करेंगे। देन लास्ट में हम इसको फिर थोड़ा सा हमने इसको जो है वो फ्री स्टाइल में करना है। और यह आपके सामने ही हो रहा है, जैसा भी होगा इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो मैं इसको
थोड़ा सा फ्रीली वर्क करूँगा इसके ऊपर। और कोशिश में ये होगी कि मैं इसको एक सेशन के अंदर ही कंप्लीट कर सकूं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूं कि अब जैसे इसके 2 पार्ट्स होंगे, तो अगर तो मैं इसको जैसे कंटिन्यू करता हूं इस एरिया में, इसके बॉटम के एरिया के अंदर भी, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, फिर उस तरीके से मैं उसके ऊपर शेड नहीं दे पाऊँगा जैसे मैं देना चाह रहा हूँ। वैसे तो खैर दे सकता हूँ, बट फिर वो इतना स्लो हो जाएगा वर्क कि वो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ चीज़ें इस तरीके से करके दिखाऊं जो आप बहुत ईज़िली बना सकते हों। तो इस वजह से मैं कुछ काम जो है वो बड़े रफ स्टाइल में करता हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों से एक बात ये भी कही हुई है कि मैं आहिस्ते आहिस्ते अपने काम को थोड़ा मुश्किल करता जाऊँगा, तो वो मैंने करना है और मैं कर भी रहा हूँ स्लो स्लो। लेकिन वो जैसे मैंने अभी पोर्ट्रेट बना रहा था तो हमारे बहुत सारे दोस्तों की ये कंप्लेन आ गई थी कि बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को नहीं पता है कि मैं वुडन कार्विंग के अंदर एक बहुत स्मॉल साइज़ में भी बना रहा हूँ जिन्ना साहब का एक पोर्ट्रेट। और जब वो मुकम्मल होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो मैंने लाइव इसलिए नहीं किया है कि वो इतना स्मॉल साइज़ है कि कैमरा जो है वो उसमें दिखा नहीं पाता बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये, दूसरा ये कि फिर मुझे एक एक्स्ट्रा किसी को अपने साथ यहाँ पे लगाना पड़ता ताकि वो कैमरा हैंडल कर सके। तो वो फिर बड़ा डिस्टर्बिंग होता है कि वो फिर बार बार उनको भी गाइड करो, सबको गाइड करते हुए जो है फिर वो काम करना पड़ता। तो इस वजह से जो है वो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं उसको वैसे बनाऊं जो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। वो भी वॉशेबल है और नॉर्मली मैं कुछ ख़ास काम अपने ऐसे ही करता हूँ जो वॉशेबल होता है। उसमें भी टेक्सचर वर्क होगा, वो टेक्सचर आप लोगों को उसके अंदर दिखाई भी देगा। स्मॉल साइज़ में है वो, तो उसके ऊपर टेक्सचर भी हमारा जो है वो काफ़ी स्मॉल ही रहेगा। अच्छा जी, ये हमने इसके ऊपर एक कर दिया है और अब ये मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे रहा हूँ इस कलर को, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने अभी एक कलर हम लगा चुके हैं और इसके ऊपर अब हमने रेड कलर को अप्लाई करना है। अच्छा, रेड कलर अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूं कि बिल्कुल माइनर सा हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा वो रेड कलर, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में लगा दिया उसको, ये अब आप देख लें इसकी टिप के ऊपर एक कोने पे बिल्कुल हल्का सा रेडिश आपको दिख जाएगा। आप कैनवस पर क्यों नहीं पेंटिंग, कहते व्हाट इज़ द डिफरेंस। अच्छा, कैनवस के ऊपर पेंटिंग मैं क्यों नहीं करता हूँ, तो मैं उसकी एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी ये बता दूं कि कैनवस के ऊपर करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, कैनवस के ऊपर करने में प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा क्योंकि मैं ऑयल पेंट कर रहा होता हूँ, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, सिर्फ यही कलर में लगाने के बाद मुझे इसको बिल्कुल ड्राई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उसके ऊपर काम हो रहा होगा। नंबर 1 एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मैं कैनवस के ऊपर करूँगा और मैं उस स्टाइल में करूँगा जो एक्चुअल तरीके का है कैनवस के ऊपर करने का। मैं उस हवाले से अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें रख रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी उसके अंदर टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फिर जब टाइम लगाना ही है मुझे, तो मैं उसी हिसाब से कुछ वर्किंग अपनी माइंड के अंदर थोड़ा सा तैयार कर लूँ कि भाई जब मुझे पता है कि मुझे 1 वीक के अंदर एक चीज़ मुकम्मल करनी है, तो फिर वो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो
देख के मुझे भी मतलब अच्छा लगे। तो कैनवस के ऊपर भी काम होगा और उस स्टाइल में होगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो एक्चुअल उसका तरीक़ेकार है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कैनवसेस मिलते हैं, एक तो वो कैनवस का उसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है वो कैनवस का कपड़ा ही नहीं होता है। हमारे बहुत से बिगिनर्स को ये बात पता ही नहीं है, और उसमें कोई उनकी गलती नहीं है। इशू ये है कि एक भेड़ चाल चल गई है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ का ये है कि एक फैशन होता है, ये टाइम ड्यूरेशन मखसूस होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं वैसी। तो मैं कैनवस के जो एक्चुअल कपड़ा यूज़ हो रहा होता है कैनवस के लिए, और ये नहीं कि वो खाली कोई मैं अनोखा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, स्पेशली अमेरिका यूरोप के अंदर, और अगर उनका आर्ट में इंटरेस्ट है या वो थोड़ी सी नो हाउ वहाँ से अगर लेना चाहेंगे, तो फिर उनको आइडिया हो जाएगा कि मेरी बात में कितनी सदाकत है। कि एक्चुअल जो कैनवस के ऊपर काम होता है, एक तो वो फ्रेमलेस होता है, उसका कोई फ्रेम नहीं होता है। फॉर द टाइमिंग अगर आपको फ्रेम लगाना भी पड़ जाता है तो वो फ्रेम पे हटा दिया जाता है, जो बैक फ्रेम उसका जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें ये कि जो हमारे यहाँ पे कैनवस यूज़ किया जाता है, अब जो हमारे मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से सिखा रहे होते हैं, तो मैं उसमें भी एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का कैनवस के ऊपर काम करते होंगे तो वो सब उस पर डिस्टेम्पर लगा हुआ आता है, तो वो आपसे वार्निश लगवाते होंगे, ठीक है। जो थोड़े से पुराने हमारे सिखाने वाले लोग हैं वो वार्निश उसके ऊपर लगवाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्यों लगवाते हैं वो शायद हमारे बहुत से दोस्तों को नहीं पता ये बात। वो उस जो क्योंकि कपड़ा बहुत उसका हल्का होता है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए उस पर वार्निश लगवा देते हैं। अच्छा, कहते ही है क्योंकि हमें भी स्टार्ट में इसी तरीके से बताई गई थी चीज़ें, और कहा यह जाता है कि यार वो जो है ना असल में कलर की पकड़ हो जाती है। अच्छा जी, हम भी लग गए। वो तो कहते हैं ना कि सीखते सीखते ही आप सीखते हो। फिर जब मिलते गए लोग मुख्तलिफ, और मैं तो खैर आज तक इस मामले में थोड़ा सा कहते हैं ना लालची हूँ कि बस मुझे कोई मिल जाए सिखाने वाला, हाथ धो के पीछे पड़ जाता हूँ उसके। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती है और मुझे पता है कि इस बंदे को आती है, तो फिर मैं वो कहते हैं ना ज़िंदगी हराम कर देता हूँ उसकी। तो वो कैनवस के कपड़े को स्ट्रेंथ देने के लिए लगाया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो, और कहा यह जाता है कि भाई वो कलर की एक स्ट्रेंथ बन जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं करूँगा काम, और आप लोगों को वो करके भी दिखाऊंगा, और आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो काम होता है कैनवस के ऊपर। अच्छा जी, ये हमने कर दिया है, और अब इसके ऊपर मैं येलो कलर को अप्लाई करूँगा, और येलो कलर भी मैं उसी रफ ब्रश से ही अप्लाई करूँगा। बिल्कुल लास्ट में मैंने जो है वो इसको एक फाइनल टच देने के लिए मैं इसको जो इसकी मिक्सिंग है वो मैं फिर वैसे ब्रश से करके दिखाऊंगा आपको। ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको येलो का इसके ऊपर शेड डालते जा रहे हैं, और इसके येलो के शेड के बाद फिर इसमें वाइट के शेड भी आएंगे। फिर इसके ऊपर जो है वो हल्का फुल्का सा डार्क ब्लूइश होगा। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर होगा सिर्फ इस क्लाउड के अंदर ही। और ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको आहिस्ते आहिस्ते एक इसकी शक्ल निकलना शुरू हो चुकी है। अच्छा, जो लोग सी व्यू गए होंगे स्पेशली लास्ट संडे मतलब 28 अगस्त को, तो उन्होंने देखा होगा
कि सी व्यू पे किस किस्म का जो है वो मामलात थे और जो क्लाउड है वो कितना खूबसूरत लग रहा था। तो वो हम कोशिश हमारी है कि हम उस तरीके से यहाँ पे वो सारी मंजर कशी कर सकें। और बिल्कुल डिटेल मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं कि मैं इसके ऊपर नहीं, मैं इसकी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं ये कोशिश हरगिज़ नहीं करूंगा कि उसको मैं डिटो उसी तरीके से करूं। और उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूं कि फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। अभी भी आप देख ही रहे हैं कि हम सिर्फ इसके ऊपर क्लाउड बना रहे हैं और ये क्लाउड ही हमारा जो है वो टाइम ले रहा है। हाँ, अगर मैं अपने माइंड से इस क्लाउड को तैयार करता तो अब तक मैं इसको कर भी चुका होता, क्योंकि माइंड में तो 10,000 किस्म के जो हैं वो क्लाउड्स हैं कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। वो एक अपने वो बना हुआ है स्केच, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हम इस तरह की देखते रहते हैं, तो वो तो मेरे माइंड में मौजूद है। उसके लिए तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बट जब हम वैसे बात करते हैं कि नहीं जी क्लाउड जो है वो एक्चुअल में जैसे हैं हमको वैसे ही यहाँ पे शो करना है, तो फिर थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, अब मैं ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई करूँगा और ब्लू कलर भी वो बस आप ये समझ लीजिए कि टच होगा। अच्छा, आप देख लें मैं अभी तक रफ ब्रश को ही अप्लाई कर रहा हूँ, बीच में बस मैंने थोड़ा सा ब्रश लेके कुछ उस तरीके से अप्लाई कर दिया था ताकि वो उसकी बेस को मैं स्मूथ कर सकूं। तो वरना अभी तक आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे रफ ब्रश और एक ही ब्रश को मैं लेके काम कर रहा हूँ। मैंने ब्रशेज़ अपने चेंज नहीं किए हैं ज़्यादा। और ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि हमारे अक्सर दोस्तों को एक प्रॉब्लम आता है कि हम काम तो कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रश को वॉश करना भी मिशन हो जाता है हमारे लिए। तो कोशिश हमेशा ये करें कि आपको पता रहना चाहिए कि मैंने किस कलर को कितना लेना है अपने ब्रश के ऊपर। भले मुझे 10 दफ़ा लेना पड़े, लेकिन मैं इतना लूँ कि ब्रश मैक्सिमम हाफ तक आपका जो है ना वो ख़राब हो। ये बताने का मकसद मेरा ये है इसके अंदर कि बहुत से लोगों का क्या होता है, पूरे पूरे ब्रशेज़ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं कलर करते हुए। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आता है जब आप उसको वॉश करने बैठते हैं तो वो अंदर से कलर उसके निकलते ही रहते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप जब भी काम कर रहे हों, कोई मिक्सिंग भी आपने अगर करनी हो, भले आपको 10 दफ़ा कलर ले के काम करना पड़े, लेकिन आप ब्रश को जो है वो ये आप देख लें कि मेरा ब्रश अभी कितना डैमेज है। हालांकि इसमें भी कलर कई तरह के आ चुके हैं बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद भी। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आप लोगों को कि अब देखिए मैंने अभी तक यहाँ तक खाली इसको गंदा किया, मतलब ये हाफ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी टिप्स हैं और मैं इस हवाले से अक्सर बेशतर टिप्स देता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने कल भी सवाल रिपीट किया था, आज मैं फिर अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ। 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में आपने उसका आंसर देना है और डिटेल आंसर मुझे उसका चाहिए होगा। और जो भी वो आंसर देगा एक पेंटिंग उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूँगा। अगर कराची में रहता होगा तो मैं ख़ुद आके उसको पेंटिंग गिफ्ट करूँगा। ठीक है, कराची से बाहर होंगे तो मैं TCS कर दूँगा उनको वो पेंटिंग। बट मुझे वो आंसर आपने देना है और आंसर देने के लिए मैंने कोई 1 घंटे का टाइम नहीं रखा है, मैंने एक पूरे महीने का टाइम आपको दिया है। और क्वेश्चन मेरा ये था कि फ़नून लतीफ़ा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आपने मुझे बताना है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा फेयर करूँगा इस पोर्शन को और इसकी मिक्सिंग होगी। बहुत सॉफ्ट हैंड से होगी, बिल्कुल ब्रश को आपने बहुत ज़ोर से नहीं यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये ऐसी स्लो इसकी मिक्सिंग होती जाएगी। मैंने यहाँ पे आप देखें क्लाउड को थोड़ा सा ऐसा लगा है ना जैसे कि फट गए,
तो वो अभी मैं यहाँ पे उसी तरीके से इसको यहाँ पे बनाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे क्लाउड वो नहीं है कि जैसे आपको एक राउंड राउंड मिले होते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ क्लाउड के अंदर नज़र नहीं आएगी। या थोड़े से फटे हुए, थोड़े से बिखरे हुए से आपको चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं काम, नॉर्मली जब आप ओरिजिनल किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो या तो बिल्कुल आप डिटो करते हैं उसको, या उसके अंदर आप कुछ चीज़ें अपनी ऐड करते हैं। डिटो करना कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है लेकिन वो मैंने जैसे आप लोगों को बता दी एक चीज़ कि डिटो करने के लिए फिर इस एक पेंटिंग को या इस पोर्शन में ही पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा। आपके लिए हैरान कौन होगी ये बात कि इतना लंबा टाइम क्यों लग जाएगा। भाई ऐसी बात है, जब आप एक चीज़ को कॉपी कर रहे हो तो फिर उसमें टाइम तो लगना ही लगना है। अच्छा, ये अब हम जो ये आपने देखी थी मैंने बिल्कुल बारीक से एरियाज़ को छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने वाइट कलर अप्लाई करना है और उसकी शेडिंग बिल्कुल अलग तरीके से देनी है। यहाँ पे भी आप देख लें कि मैं ब्रश पे बार बार कलर लगाते हुए काम कर रहा हूँ, मैंने एक ही दफ़ा में वर्किंग नहीं की है कि नहीं कि मैं पूरे ब्रश पे कलर लगाऊँ और उसके बाद यहाँ तक एंड तक ले जाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। और इसको अब डार्क लाइट कैसे करना है वो भी आप लोगों को एक अभी अंदाज़ा हो जाएगा। जब इसको मैं थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखाऊंगा ना, तो फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं पे ये वाइट कलर डार्क हुआ है, मतलब बिल्कुल प्योर वाइट आपको लगेगा, कहीं पे हल्का सा मिक्स होता हुआ आपको फील होगा। तो वो उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है और वो हमने उसके अंदर देनी है, क्योंकि उसके बगैर भी मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर आपको फील भी नहीं होते हैं कि किस तरीके से क्या किया गया है, लेकिन वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ना होते हों। तो वो हम अभी यहाँ पे करेंगे और मैं उस हवाले से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें हमारी बड़ी अजीब होती है। ये पेपर कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? पेपर नहीं है ये माउंट शीट है। ठीक है। और इस माउंट शीट की ख़ासियत मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो पुराने दोस्त जो देखते आ रहे हैं सारे यहाँ पे काम, उनको पता है कि इसके ऊपर मैंने जो है वो वाइट ग्लू भी यूज़ किया है। इसके ऊपर मैंने ग्लू गन से भी काम किया है। ठीक है। तो ये माउंट शीट है बेसिकली, और पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बट क्वालिटी एज़ यूजुअल बहुत हल्की मिलती है। मिल जाती है यहाँ पे भी माउंट शीट, लेकिन क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन ये कौन है? पॉपी सेठ जी। क्वेश्चन मेरा ये था कि फ़नून लतीफ़ा की तारीफ़ क्या है। इसका डिटेल आंसर मुझे आपने देना है। ठीक है। और डिटेल आंसर जो है वो आप मुझे वॉइस मैसेज की सूरत में भी भेज सकते हैं, टाइप करके भी भेज सकते हैं, वो जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। इतना मैं बस बता दूं आपको कि अगर मैं लिखूं उसको बिल्कुल एग्जैक्ट, उसका मैं अगर आंसर बताने पे आऊँ तो वो शायद 3 लाइंस के अंदर आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि फ़नून लतीफ़ा की तारीफ़ क्या है, या फ़नून लतीफ़ा किसको कहते हैं। अच्छा, ये हमने अभी इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से करते जा रहे हैं मुकम्मल।
इस पोर्शन को। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है। मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर ये समझें इस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्किंग होनी है, नहीं, क्योंकि वो जो क्लाउड जिन लोगों ने उस दिन देखा होगा उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि क्लाउड्स जो हैं वो किस तरह के थे। अब मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा वाइट, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ड्राई हो चुका है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे रेड अप्लाई करूँगा, बहुत मामूली सा ही होगा लेकिन होगा, ताकि हमको जो शेड यहाँ पे थोड़ा सा देना है वो हम दे सकें। अब ये थोड़ा सा पर्पल का शेड की तरफ चला जाएगा जो कि मुझे देना भी है। अभी आप देख लें ये हम, अच्छा ये आपको ऊपर के टॉप पे इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा होगा तो उसकी परेशान मत होइएगा, उसके लिए कि वो है, वो टेप के ऊपर है तो वो टेप हट जाएगा। जब वो टेप हट जाएगा तो पूरा एक बॉर्डर इसका जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी आप देखें कि मैं इसको बचाते हुए वाइट को मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा रेडिश इसको करने लगा हूँ, ठीक है ना। और ये अब हम इसको आपके सामने है कि मैं कुछ एरियाज को बड़ा स्मूथली बचाते हुए काम कर रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि अगर मैं उस तरीके से उसको नहीं देता हूँ, क्या लिखा है फिर से बोलिए। मैंने ये बोला है कि फ़नून लतीफ़ा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फ़नून लतीफ़ा अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ तो फ़ाइन आर्ट, और उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपने मुझे बतानी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं जिस ब्रश से काम कर रहा था वो शायद आगे पीछे हो गया है, ये मिल गया है। अच्छा अब हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल की तरफ जाएंगे, और डिटेल इसकी कुछ यूँ है कि अब आप देखें कि मैं यहाँ पे रेड कलर को अप्लाई कर रहा हूँ और बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ बहुत माइनर सा लेते हुए मैं यहाँ पे रेड कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। माइनर क्यों ले रहा हूँ, ज़्यादा क्यों नहीं ले रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे रेडिश करूँगा तो ये बिल्कुल ऑकवर्ड सा फील होगा और एक नेचुरल जो उसकी लुक बनती है, क्योंकि बहुत से लोगों जो है इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, तो फिर उसके अंदर एक प्रॉब्लम हमें ये आता है कि उनको समझ में नहीं आती हैं कुछ चीज़ें कि यार ये ऐसे कौन से क्लाउड होते हैं। जबकि अगर आप कभी क्लाउड को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें मतलब मैं अगर उसकी काउंटिंग शुरू करूँ तो शायद मैं काउंटिंग भूल जाऊँ। इस कदर शेड्स बनते हैं या इस कदर कलर्स आपको फील होते हैं, मतलब एक एक कलर के आप हज़ारों शेड उसमें से निकाल सकते हैं अगर आप बिल्कुल उसकी डिटेल के अंदर जाएंगे। तो इतने उसके ऊपर शेड्स क्लाउड पे आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि जो लोग हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़र रखते हैं तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वाकई में क्लाउड के ऊपर जो है वो शेड्स बेतहाशा आपको मिलेंगे। अब ये देखें मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको, ये आप लोगों को नज़र आ तो रहा है जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आज मैं थोड़ा देख भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, उसकी वजह ये है कि मैं खड़े होकर काम कर रहा हूँ ये सारा। तो अभी जितने हमारे नए दोबारा जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो मैं उनके सामने भी सवाल रख देता हूँ, और 1 महीना है आपके पास उसका जवाब देने के लिए। और सवाल ये है कि फ़नून लतीफ़ा की तारीफ़ क्या है, तो ये फ़न क्या है, कैसे है, क्यों है, तो ये आपने इसका जवाब देना है। अच्छा अब ये आप देखें कि मैं इसको बहुत ही इसके अंदर माइनर सी बहुत ही हल्की हल्की सी लाइंस डाल रहा हूँ
ब्रश की टिप मैंने ऑलमोस्ट बिल्कुल बारीक कर दी है। ताकि हम अपने मतलब का यहाँ पे जो हमको शेड डालना है वो हम डाल सकें। अच्छा, कुछ जगहों पे हम इसको बहुत ज़्यादा फ्री स्टाइल में चलाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमने उस पोर्शन में कुछ वर्किंग करनी ही ऐसी है, लेकिन वो वर्किंग आप करते करते आपने फिर उसको अपने उसी स्टाइल में लेके चले जाना है जो आप चाह रहे थे। और वजह उसकी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ अभी दोस्तों कि हमारा जो बहुत सब काम होता है ना, वो कुछ होना चाहिए कि जिसमें आपको लगे कि क्या इस काम को करने में मज़ा है। तो अब ये बहुत छोटी छोटी सी चेंजिंग मैं इसके अंदर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं कोशिश वही है कि उन एरियाज़ के ऊपर ही मैं भी इसको कर रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ कलर को अप्लाई किया हुआ है और जहाँ पे शेड्स दो अलग अलग किस्म के बन रहे हैं, तो वहाँ पे मैं उसको बहुत ही माइनर सा हमने देना है। क्योंकि अगर हम उस तरीके से नहीं दे पाएंगे तो फिर ये बहुत एक अजीब एक ऑकवर्ड सा फील होगा आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने अपने कुछ और पोर्शन के ऊपर काम करके दिखाना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं और मैं इसके रेफरेंस को मैं कैसे भी आपको दिखाऊं कि हमने इसके जस्ट रेफरेंस को वैसे ही लिया है, कुछ इसके ऊपर हम अपनी चेंजिंग करते जाएंगे। वजह उसकी मैं स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर ये एक बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो मुझे तो इशू नहीं है, मेरा तो जुनून ही यही है कि बस मैं काम ही करता रहूं, लेकिन वो फिर आप लोग जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, थक जाते हैं। फिर होता ये है कि जब आप इतनी डिटेल में काम करो तो बाज़ दफ़ा बंदा एग्जॉस्ट होके जो जितने भी लाइव सेशन में देख रहे होते हैं तो वो फिर बोलते हैं यार चलो थोड़ी देर के बाद देखते हैं, पता चला वो चीज़ स्किप हो गई और वो परेशान रहते हैं। और ये नहीं कि खाली चलो वीडियो तो आप दोबारा देख लेंगे, वॉइस भी सुन लेंगे, लेकिन एक जो रिदम होता है पिक करने का, क्यों आप अपने एक मूड में आके जब पिक कर रहे हो तो वो अगर रिदम आपका टूट जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि उस तरीके से आप लर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोट की हो कि सबसे पहले मैंने इस पर एक वाइट कलर अप्लाई किया था, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट में, वो गायब हो चुका है। ऑरेंज किया था, वो भी हम गायब करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद मेरा यही है कि बहुत सारा काम जो होता है वो बज़ाहिर तो गायब होता चला जाता है, लेकिन उसकी अपनी एक वर्थ होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको दिख रहा होगा वो ऑरेंज कलर आहिस्ते आहिस्ते आए। जिन जगहों से बिल्कुल भी आपको गायब लग रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा ऑरेंज कलर। तो अब ये हम इसको छोटे 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 यहाँ पे शेड्स की कंडीशन में इसको हम लेके आते जा रहे हैं। और उसके बाद जब ये हम पोर्शन अपना मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हमने बाद में, और ऑब्वियसली आज तो नहीं हो पाएगा वो काम, वजह उसकी यही है कि ये ऊपर का पोर्शन इसका ड्राई होगा तो मैं करूँगा। अच्छा, जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कैनवास पे क्यों नहीं करते, तो मैंने उनको बता दिया था और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वो बात कि कैनवास पे ना करने के पीछे वजह क्या है। तो कैनवास पे ना करने के पीछे वजह बहुत ही सिंपल है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगेगा। रीज़न उसका ये है कि मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ नहीं करता हूँ। कई दफ़ा मुझसे लोगों ने कहा कि आप यूज़ करें, बड़ा अच्छा होता है, यूँ होता है, तो मुझे हंसी भी आ जाती है। वो बच्चों के लिए एक्रेलिक पेंट जो है वो बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। आप पेंटिंग जब बना रहे हो तो जो उसका मज़ा है वो दो ही उसमें है, वाटर कलर के अंदर या फिर ऑयल पेंट में। उसके अलावा अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको तो फिर वो
मतलब मैं अभी, कुछ लोग चिढ़ जाते हैं फिर ज़्यादा सच बोल दो तो वो बेसिकली बिगिनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं बिगिनर्स को यहाँ पे ऑयल पेंटिंग सिखा रहा हूँ। तो एक वजह ये भी है उसको यूज़ ना करने की, ठीक है। क्यों कि एक तो देखें उसके अंदर काम आपका क्या है, आपने अभी कलर लगाना है, सूख जाना है उसने, ठीक है। उसके ऊपर मिक्सिंग आप अपने मतलब की दे नहीं सकते हो। ऑयल पेंट के अंदर शायद बहुत से दोस्तों को हमारे ना पता हो कि कुछ जगहों पे मिक्सिंग के लिए आपको 6-6 8-8 घंटे वेट करना पड़ता है कि जब कलर की स्ट्रेंथ आपके मतलब की हो जाएगी, आपको जिस स्टाइल की उसके अंदर मिक्सिंग देनी है, देन उसके बाद आप उसी गीले पे काम शुरू करते हो। तो ऑयल पेंट बहुत वास्ट फील्ड में है। अच्छा, ये अब आप देखें कि हम इसको स्लोली यहाँ पे कुछ जगहों पे हम इसके क्लाउड को ऐसा कर देंगे जैसे ये फटे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो बाकी का काम हमारा होना है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो इसके ड्राई होने के बाद हम इसके नीचे के पोर्शन में आएंगे। कुछ एरियाज़ के ऊपर काम हमने जो है वो किया है, ठीक है। कुछ को हम अभी थोड़ा सा और इसके ऊपर करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ सकें। और ये अब देखें कि मैं इसके ऊपर ये यहाँ पे इसको भी हल्का सा, जो इसका येलोइश एक शेड आपको दिख रहा था वो अब गायब होना शुरू हो जाएगा। और मैं कितने ही सॉफ्ट हैंड के साथ इसको चला रहा हूँ ब्रश को, कि मैंने ब्रश को उस तरीके से पकड़ा हुआ ही नहीं है, बस ये बिल्कुल फ्रीली मेरे हाथ में मौजूद है। तो वजह उसकी ये है कि मुझे इसको बिल्कुल ही एक सॉफ्ट हैंड से चलाना है। और ये हमने इसको चला दिया है। कुछ जगह हमारी वो ऐसी ही होंगी कि जिन पे हमने थोड़ा सा, एक तरह से मैं उसको, मतलब मैं अगर अपने वैसे एक बात करता हूँ तो मैं उसमें यही कहता हूँ कि नहीं, मैं इसको थोड़ा गंदा कर रहा हूँ। बेसिकली गंदा नहीं हो रहा होता वो, क्योंकि मेरे जो नॉर्मली असातिज़ा काम है वो सारे माशाल्लाह से मतलब कोई 60, कोई 70, कोई 75 ईयर्स ओल्ड रहे हैं। और वो हमें बताते कम थे, दिखाते ज़्यादा थे काम। मुँह से नहीं बताते थे वो हमको बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, पहले तो हम भी चिढ़ते थे, लेकिन जब खुद से स्टार्ट किया तो फिर कहते हैं ना, आटे दाल का भाव पता चल गया हमको कि नहीं यार, वो तो सिखा गए। तो उनकी कोशिश ये होती थी कि वो बोले ना, आप ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को। और हकीकत भी यही है कि मुझे ऑब्ज़र्वेशन जितनी भी आई करना, वो उसी तरीके से आई कि बिना बोले उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। हाँ, बस एक चीज़ हमेशा आप लोग भी याद रखें कि ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। एग्जॉस्ट तो आपने होना ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये हमने इसको कर दिया है। और इसके बाद इसको हम, जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके हम नीचे के पोर्शन पे आएंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 मैं आपको फिर बता दूं, जिसका ये टॉप एरिया आपको दिख रहा है, इसके ऊपर भी अभी काम होना बाकी है। और वो काम जो है इसके ड्राई होने के बाद इसके ऊपर फिर ड्राई ब्रश से काम किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, काइंडली शेयर कर दिया कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।